हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक का नेक्स्ट पार्ट जो कि है अणुसंख्यकता। मैं इसके बारे में बताना है आपको, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा जान लेते हैं द्वितीय कोट की क्रिया के बारे में। वैसे ये तो आपके लेसन में नहीं है, ये आपके सिलेबस से द्वितीय कोट की क्रिया को हटा दिया गया। फिर भी क्या पता वो कहीं से कुछ पूछ ले या फिर आधार क्रिया के बारे में पूछ ले कि वो किसके समानुपाती होता है या फिर प्रोपोर्शनल किसके होता है। तो सब चीज़ों को थोड़ा सा हम जान लेते हैं इंट्रोडक्शन टाइप में ही। तो जैसे प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए और सेकंड कोट की अपक्रिया के लिए के का निर्धारण करते थे ना, तो उसी प्रकार उसमें इसका फार्मूला और इसका फार्मूला ये लगता है। फार्मूला सेम है, बशर्ते टी को इधर इसमें मल्टीप्लाई इधर कर दिया गया है, इसमें पहले ही अलग अलग स्थान पे वही फार्मूला होता है। अब इसमें ए क्या है तो जानते ही हो कि ये प्रारंभिक सांद्रता है या फिर प्रारंभिक दाब है। और ए माइनस एक्स क्या है, ए माइनस एक्स टी समय पश्चात क्रिया कारक का दाब या सांद्रता। ये तो आप समझते ही हैं, ये जैसे कि लिखे हुए हैं इसको आप देख लेना। और आर आयकाल कैसे निकालते हैं, आर आयकाल कैसे निकालते हैं इसके हम चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना जान लेते हैं कि इसके अर्धकाल होती क्या है। इसके अर्धकाल 1/k × a, के यहाँ पर धनात्मक है, a इसकी प्रारंभिक सांद्रता है। अब देखो सोनी कोट की अपक्रिया में क्या था, सोनी कोट की अपक्रिया में टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल था, a और ये शून्य कोट के लिए है। और ये प्रथम कोट के लिए क्या था 1/k। ये सांद्रता के अर्थात प्रारंभिक सांद्रता से इसका कोई लेना देना ही नहीं था, जबकि द्वितीय कोट में क्या देख रहे हैं 1/k ना, या फिर यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, इसको हम नहीं लेंगे। प्रोपोर्शनल जब हटेगा तभी क्या है, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तभी क्या है। अब ये देखो प्रथम कोट की अपक्रिया में टी हाफ ए के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, और शून्य कोट की अपक्रिया में टी हाफ जो था ए के प्रोपोर्शनल था, जबकि द्वितीय कोट की अपक्रिया में ये टी हाफ क्या है ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अर्थात उसमें प्रोपोर्शनल ए था, इसमें प्रोपोर्शनल 1/a है, अर्थात हम कह सकते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, बात है समझ, तो ये पूछ सकता है। चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम ज्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, हम बढ़ते हैं आगे। ये अणुसंख्यकता के बारे में हम समझते हैं। अणुसंख्यकता ये अपक्रिय कोट की तरह ही है, लेकिन ये अपक्रिय कोट से काफी डिफरेंट है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, किसी अपक्रिया के मौलिक समीकरण में क्रिया कारक के कुल मोलों की संख्या अणुसंख्यकता कहलाती है ना। क्या किसी अपक्रिया के मौलिक समीकरण में, जैसे कोई समीकरण दे दिया जाता है, ये है ना, ये एक तरह से मौलिक समीकरण। तो मौलिक समीकरण क्रिया कारक के कुल मोलों की संख्या, क्रिया कारक के कुल मोलों की संख्या क्या होती है, अणुसंख्यकता कहलाती है। अब आपके बाद में ध्यान आ रही होगी कि यही बात तो अपक्रिया कोट में बताए थे, हाँ अपक्रिया कोट में भी बताए थे, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट था। उसमें यह था किसी प्रायोगिक अपक्रिया में क्रिया कारक के कुल मोलों की संख्या कोट कहलाती है, या फिर उनके क्रिया कारकों की संख्या जो है कोट कहलाती है। वहां पर प्रायोगिक शब्द आया था, इसमें प्रायोगिक शब्द नहीं आया है, यह बात ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पर देखो प्रायोगिक का आपको कहीं जिक्र हुआ है कि एक तरह से प्रायोगिक अपक्रिया, जब तक प्रायोगिक अपक्रिया न दी जा रहा तब तक हम उसे अपक्रिया की कोट नहीं ज्ञात कर सकते। ओके, तो उसे आगे बढ़ते हैं। वह संकलित अपक्रिया जिसके क्रिया कारक और उत्पादों का मोल अनुपात एक सरल अनुपात हो, मोल अनुपात एक सरल अनुपात हो, ये अणुसंख्यकता बट्टे में नहीं लिखी जाती। इसको जैसे यहाँ पर एक समीकरण है ना, समीकरण की सहायता समझते हैं कि एक समीकरण है। अब ये सरल अनुपात किस प्रकार कह रहा है, सरल अनुपात मतलब जो ये 1/2 है, 1/2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये तो 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन ये बटे के रूप में नहीं होना चाहिए।
इसको हम सरल अनुपात प्रदर्शित कर लेते हैं। इसे हम यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 4a प्लस b, यहाँ से कट जाएगा ना 2 एंड 2c। अब जब सरल अनुपात हो गया, अब इसमें क्रिया कारक के जो मोल हैं उसको हम ऐड करेंगे जो कि उसकी अणसंख्यकता होगी। तो हम यहाँ पर ऐड किए, ओके, 4 + 1 = 5। अब हम यहाँ पर अप्रिय कोट अगर निकालने का प्रयास करेंगे। अप्रिय कोट चूंकि वो सरल अनुपात तो कहता नहीं, वो किसी भी फॉर्म में मिल जाएगा, वो आपको धनात्मक मिल जाएगी, ऋणात्मक मिल जाएगा, बटे के रूप में मिल जाएगा, भिन्नात्मक रूप में मिल जाएगा, शून्यात्मक रूप शून्य के रूप में मिल सकता है, कुछ भी किसी भी रूप में अप्रिय कोट मिल सकती है। लेकिन जबकि अब अणसंख्यकता क्या है, वो एक सरल अनुपात में मिलना चाहिए, वो बटे के रूप में नहीं लिखा जाता। अभी इसके बारे में और आगे बताएंगे। तो यहाँ पर अप्रिय कोट लिखने के लिए सर्वप्रथम तो 10 समीकरण लिखें, या फिर सीधे यहाँ से दर्शा सकते हैं ना कि m = 2 n = 1/2। अब आप बोल रहे होंगे कि अब कैसे यहाँ से m और n बोल रहे हैं, यहाँ पर प्रायोगिक अप्रिय है ही नहीं। हाँ, प्रायोगिक अप्रिय नहीं है, इसलिए हम इसकी कोट अप्रिय की कोट नहीं निकाल सकते। ओके, यहाँ पर अप्रिय की कोट नहीं निकले क्योंकि यहाँ पर प्रायोगिक अप्रिय हमको नहीं बोला है, तो हम नहीं निकालेंगे इसका। बात है इसमें, अणसंख्यकता निकल जाएगी, वो प्रायोगिक बोलो हो या ना बोलो, वो अणसंख्यकता निकल जाए। प्रायोगिक बोल दे तब भी अणसंख्यकता निकल जाएगी, प्रायोगिक ना बोले तब भी अणसंख्यकता निकल जाएगी। उसी प्रकार देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसमें भी अर्थात m + n उसकी कोट पूछ रहा है और अणसंख्यकता। अणसंख्यकता निकालने के लिए एक सरल अनुपात होना चाहिए। अब यहाँ पर 4, 6, 8 है, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं सभी में। तो यहाँ से हम करेंगे तो 2a + 3b and 4c। इतनी बात ध्यान रखना, अगर नहीं करेंगे अणसंख्यकता यहाँ पर इसका जोड़ कर लेके जाएंगे 10, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इसके हम पहले सरल कर लेंगे। यहाँ पर सरल किए थे तो एक सरल अनुपात में भी आए थे। हाँ, तो अब इसमें कुछ कॉमन हो रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे, अर्थात अब इससे ज्यादा सरल अनुपात में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर अणसंख्यकता जो निकलेगी वह उसकी मेन अणसंख्यकता होगी। तो यहाँ पर अणसंख्यकता निकल के आती है 3 + 2 = 5। अब यहाँ पर m + n चूंकि प्रायोगिक हमें सामने नहीं दिया है, तो यहाँ पर अप्रिय की कोट हम नहीं ज्ञात कर सकते। ओके, उसी प्रकार अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि प्रायोगिक रूप से जितने क्रियाकारक, क्या प्रायोगिक रूप से जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें प्रायोगिक रूप से जितने क्रियाकारक अर्थात जितने रिएक्टेंट अणु आपस में टकराते हैं, अब कोई यौगिक लिया जाएगा, कोई मटेरियल लिया जाएगा, तो उसमें जो अणु पाएंगे तो आपस में टकराएंगे तभी तो रिएक्शन होगी ना। तो उनके जो अणु आपस में टकराते हैं वे वही उसकी अणसंख्यकता कहलाती है। एक तरह डिफिनेशन भी हो जाता है कि प्रायोगिक रूप से जितने क्रियाकारक अणु आपस में टकराते हैं वह अणसंख्यकता कहलाते हैं। ओके, इसमें ज्यादा कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अणसंख्यकता केवल धनात्मक हो पूर्णांक, ये ध्यान देना, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में होती है, यह न तो ऋणात्मक होती है, ना ही शून्य होती है और ना ही भिन्नात्मक होती है। क्या ये केवल धनात्मक होती है और इस सरल अनुपात में होगी, जबकि अप्रिय की कोट क्या थी, अप्रिय की कोट धनात्मक भी होगी, ऋणात्मक भी होगी, शून्यात्मक भी होगी, भिन्नात्मक भी होगी, और किसी भी फॉर्म में आपको देखने को मिल सकती है, बशर्ते वो प्रायोगिक हो। तो प्रायोगिक हो, लेकिन चीज आपको बताए थे कि अप्रिय कोट एक कंडीशन नहीं निकालेंगे जब उसमें उत्पाद उपस्थित हो। अब अप्रिय कोट तो निकलेगी लेकिन उसकी कुल कोट नहीं निकलेगी, समझ रहे हैं ना, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अणसंख्यकता केवल धनात्मक होगी और किसी फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसी प्रकार यहाँ से आपको देखते हैं। अब यहाँ पर देखो एक रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पर एक प्रायोगिक दे दिया गया है, प्रायोगिक दे दिया गया है, अर्थात हम इसका अप्रिय की कोट फाइंड कर सकते हैं। अप्रिय कोट हम यहाँ पर फाइंड कर दिए हैं, 2 + 1/2
अब लेकिन अर्थसंख्यकता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि अब हमें इसको सरल अनुपात में पहले विभाजित करना होगा, तो इसको हम सरल अनुपात में विभाजित करेंगे 4a + b एरर 2c। अर्थसंख्यकता निकल के आएगी 4 + 1 = 5। जैसे वाले सेम इसी तरह। और एक क्वेश्चन है 2a + b एरो c, यहाँ पर प्रायोगिक है, ध्यान देना। अब यहाँ पर b जो है अधिक मात्रा में, अब चाहे अधिक मात्रा में चाहे कम मात्रा में हो, लेकिन अर्थसंख्यकता जो है उसके जो मोल होते हैं उसी को ऐड कर लेंगे, सीधी सी बात। बस शर्त वो सरल अनुपात में होना चाहिए, बटे के रूप में नहीं आना चाहिए, धनात्मक में होना चाहिए। तो यहाँ पर अर्थसंख्यकता तो हम सीधा जोड़ लिए, 2 + 1 3 हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पर इसी समीकरण में आपसे अप्रिय कोड पूछ ले तो क्या बोलेंगे, अप्रिय कोड आपको ध्यान में होगा कि हम आपको बताए थे किसी सॉलिड आ जाए या फिर लिक्विड आ जाए, मतलब शुद्ध द्रव के रूप में आ जाए कोई क्रिया कारक, या फिर किसी कोई क्रिया कारक दूसरे क्रिया कारक की तुलना में अब बहुत ज्यादा मात्रा में हो या फिर अधिक मात्रा में हो, तो उन सब क्रिया कारक को हम 10 समीकरण में ऐड नहीं करते, अर्थात 10 समीकरण नहीं ऐड करेंगे तो अर्थात उनकी अप्रिय कोड भी हम नहीं फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर चूंकि b अधिक मात्रा में है तो हम इसकी गणना ही नहीं करेंगे अप्रिय के कोड में, तो कोड निकल के आती है सीधी से 2। आपको ध्यान है ना कि अधिक मात्रा में शुद्ध द्रव हो, कोई लिक्विड हो या फिर ठोस हो, तो लिक्विड हो लेकिन वो शुद्ध द्रव न या फिर प्योर लिक्विड नहीं होना चाहिए। जैसे H2O आ जाता था क्रिया कारक के रूप में, तो उसे हम प्योर लिक्विड के रूप में लेते थे, तो उसकी भी गणना हम नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर 2a + b, अब यहाँ पर देखो b अधिक मात्रा में है तो हम इसकी गणना नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक पद में पूर्ण होने वाली प्रायोगिक क्रिया के लिए कोटि तथा अर्थसंख्यकता का मान समान हो सकता है। क्या एक पद में पूर्ण होने वाली, यहाँ पर देखो जैसे प्रायोगिक हो रहा है ना, यहाँ पर 2 ना होकर के वो 1 होता है या फिर ऐसा होता है, तो इसके लिए अप्रिय कोड और अर्थसंख्यकता का मान समान हो सकता था ना, लेकिन यहाँ पर 1/2 है तो इसको हम सरल अनुपात में चेंज कर लिए। तो वही बोल रहा है कि यदि एक पद में पूर्ण होने वाली अप्रिय की कोटि या फिर अर्थसंख्यकता का मान समान हो सकता है, बशर्ते वो प्रायोगिक होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रायोगिक है 2a + b एरो c, तो इसका कोटि हो जाएगा 3 और संख्यकता भी हो जाएगा 3। इतनी बात आई समझ में अर्थसंख्यकता के बारे में। अभी कुछ पॉइंट और हैं अर्थसंख्यकता के बारे में, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। यहाँ तक अच्छे से रिवीजन कीजिए, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।